अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेयर सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। क्या दिसंबर 2026 तक KSE 100 इंडेक्स 2 लाख का लेवल क्रॉस कर सकता है, और वो क्या ट्रिगर्स होंगे 2026 में जो ये लेवल की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे, और क्या रिस्क होंगे, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इस हफ्ते मार्केट का जायज़ा लें तो मार्केट का आगाज़ 23 से हुआ। पहले दिन ही मंडे को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी और एक्सपेक्टेड था कि वहाँ से क्लियरेंस हो जाएगी ट्रांच की $1.2 बिलियन की, वो हो भी गई और स्टेट बैंक ने वो पैसा ऑफ कोर्स रिसीव भी कर लिया। तो उसकी वजह से पूरा रिदम सेट हुआ हफ्ते का और मार्केट में हमको तेज़ी नज़र आई। इसके अलावा ऑफ कोर्स फर्स्ट डे हमने देखा कि PTA ने अप्रूवल ग्रांट की फॉर PTC एंड टेलेनॉर के मर्जर की, और हमने देखा PTC अपने अपर लॉक पे हिट हुआ 49 से ऊपर, और फिर ऑफ कोर्स ये 50 से ऊपर भी ट्रेड हुआ। उसके बाद हमने लेटर इन द वीक वी सॉ प्रॉफिट टेकिंग इन इट, और इंडेक्स ने जो प्रीवियस हाई लेवल था 169,800-900 का, उसको ब्रीच किया। 170,700 का इंट्राडे हाई टच किया, वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और फिर मार्केट नीचे भी आई। सो एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। So once again, bulls took the week और KSE 100 इंडेक्स 2,779 पॉइंट्स या 1.66% के इजाफे के साथ 1,69,865 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा निशात मिल्स की स्टॉक प्राइस पे हुआ जो 23.5% था। कैपको की स्टॉक प्राइस पे 19.1% का इजाफा हुआ। मेपल लीफ वॉज अप 17.3% दिस वीक। इंटरनेशनल स्टील की स्टॉक प्राइस में 16.4%, और लॉटकेम वॉज अप 13.2% दिस वीक। इसी तरह से अगर टॉप लूजर्स की बात की जाए तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी सर्विस इंडस्ट्रीज़ की स्टॉक प्राइस में हुई जो 12.9% नीचे रहा। हम नेटवर्क की स्टॉक प्राइस में 6.6% की कमी हुई। TRG वॉज डाउन 4.9%। हाई नून की स्टॉक प्राइस में 4.1% कमी हुई, और सासगर इंजीनियरिंग वॉज डाउन 3.2% दिस वीक। सो इस हफ्ते की तेज़ी के पीछे कौन सी बिग स्टोरीज थी? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते की दो बिग स्टोरीज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $1.2 बिलियन की ट्रांच अप्रूव की और स्टेट बैंक ने वो रिसीव भी कर ली। इसके अलावा PTC टेलेनॉर का मर्जर PTA ने अप्रूवल ग्रांट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि कुछ प्रोग्रेस नज़र आई हमको फाइनली सर्कुलर डेट के हवाले से। तो शहबाज ये बताइए कि जो अब ख़बर आई जिसमें हमने देखा है कि जो डेट पार्ट था सर्कुलर डेट का, उसको सेटल किया है, वो भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, मोर देन 600 बिलियन की। तो इसके अलावा और इसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, लग ये रहा है कि जो आधा अमाउंट है सर्कुलर डेट का, जो 1.2 बिलियन का 650 अरब रुपए बैंक से रिलीज़ कर दिए हैं टू CPPG, और CPPG ने इन रिटर्न पैसे दे दिए टू पावर होल्डिंग कंपनी। तो वहाँ आपकी क्लियरेंस हो गई जो आपका सर्कुलर डेट था, और पाकिस्तान जो पावर होल्डिंग है उन्होंने पेमेंट कर दी है टू इन द फॉर्म ऑफ, ये रिडेम्पशन कर दी है, बिकॉज आई थिंक कुछ अमाउंट 2019 या 20 में तकरीबन 400 अरब लिए थे गवर्नमेंट ने इन द फॉर्म ऑफ सकूक, और वो वापस कर दिए हैं टू बैंक्स। तो हमें लग रहा है कि 650 अरब में 400 अरब की पेमेंट हो गई है टू द सकूक होल्डर्स, रिडेम्पशन हो गई है, और जो 250 अरब हैं वो अभी भी कुछ पैसे CPPG के पास पड़े हुए हैं, और कुछ उन्होंने देखी डिस्पर्समेंट करी। हमने ये भी देखा है कि नोटिस भी आया था कि उन्होंने कुछ अमाउंट OGDC को अमाउंट दे दिया है 41.8 बिलियन। इनिशियली आई थिंक ये था कि कुछ तकरीबन 80 अरब का अमाउंट मिलेगा, पर हमने देखा द लास्ट फ्यू मंथ्स कुछ रिसीवेबल्स क्लियर ऑफ भी हुए हैं, पे ऑफ हुए हैं टू OGDC। सो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड दे माइट गेट सम एडिशनल अमाउंट, बट अब ये लग रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉटलनेक था कि जो सॉवरेन गारंटी थी वो मिल गई है, और पेमेंट आई थिंक हाफ ट्रांच बैंक से रिलीज़ कर दी है टू द CPPG, राइट। अब बाकी अब ये देखना है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जो बाकी अमाउंट है वो कब बैंक्स ट्रांसफ़र करते हैं टू द CPPG, और फिर गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि इसी तरह जो नोटिस एक OGDC का है इन द अपकमिंग वीक और अपकमिंग वीक्स आस्ते आस्ते पेमेंट्स होते रहेंगी टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, भले वो PSO हो या OGDC हो या PPL हो। तो हम देखेंगे, तो आई थिंक फाइनली ये लग रहा है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा, आपने PSO मेंशन किया ना, PSO के हवाले से भी इस हफ्ते एक डेवलपमेंट हुई और हम देखा मिड वीक में PSO की स्टॉक प्राइस ने रैली भी किया, 484 तक गई
और वो था रिगार्डिंग OMC के मार्जिनस के हवाले से। अब पिछले 2 साल से मार्जिन रिविजन नहीं हुआ था, जो एक फार्मूला के तहत ऑफ कोर्स एग्रीमेंट था, वो नहीं हुआ था। अच्छा, उसके बाद जब खबर आ भी गई तो इनिशियली हमने देखा कि सुबह मार्केट खुली तो PSO थोड़ा तेज़ गया, लेकिन फिर वो रैली फिजल आउट हो गई। तो उससे भी आई थिंक जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई, तो उस पर ज़रा बताइए। देखिए आप देखें पिछले 2 साल से OMC मार्जिन के रिविजन नहीं हुए, राइट। तो FY24 FY25 में इनके जो मार्जिन रिविजन्स थे वो ड्यू थे। सो जो एक्सपेक्टेशन जो बिल्ट इन हो रही थी कि जो मार्जिन रिविजन होंगे ऑन द हाई साइड होंगे, बट इन दी एंड ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला रिवाइज करा है कि उसमें कैप लगा दिया है 5% और 10% का। मैक्सिमम रिविजन 10% की होगी और मिनिमम रिविजन 5% की होगी। सो अगर आप देखें जो मार्जिन रिविजन OMC को मिला है फॉर बोथ ईयर्स वो तकरीबन 1.61 में। उसमें ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है कि जो 1.61 में आधे जो हैं वो आपको अपफ्रंट पैसे मिल जाएंगे और 15 से मंडे से जो मंडे से, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि PSO या बाकी OMC डीलर्स यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं अपनी सेल्स को। सो उसमें शायद टाइम लगेगा। सो अब देखें ना, ये चीज़ 2 साल से ड्यू थी और जो रिवीजन एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम मिला, और जब मिला भी है तो अपफ्रंट हाफ मिला है, राइट। तो इसकी वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। बट जहाँ तक आपने बात करी है कि PSO में जो मेजर ट्रिगर आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू है वो रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ पावर सेक्टर है। इन द अपकमिंग वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि अमाउंट कितना मिलता है तो बाद में क्लैरिटी आएगी, बट जो भी अमाउंट होगा ये आई थिंक सब्सटैंशियल हो सकता है फॉर PSO। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और मेंशन कर दूँ कि जो OMCs के मार्जिन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये लेस देन एक्सपेक्टेशन हुआ है जब भी PSO की स्टॉक प्राइस भी नीचे आ गई। और अगर आपने मेरा इंटरव्यू जो मैंने अटक रिफाइनरी के CEO को किया था, जो थर्सडे को पोस्ट किया है नुक्ता बिजनेस पे, वो ज़रूर देखें। उस पर उन्होंने कहा भी था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से कंसल्ट नहीं किया और वो सिर्फ ये OMCs का मार्जिन की समरी लेके जा रहे हैं ECC में, और फिर यही हुआ कि जब कंसल्ट नहीं करेंगे तो लोअर देन एक्सपेक्टेशन जो है वो हमने देखा कि प्राइस रिविजन जो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं मिला उनको। अगर आप देखें ना, ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन है वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्जिन रिविजन जो हुआ तकरीबन 10 रुपये का होगा, मगर उनको मिला कितना, ऑलमोस्ट अंडर 2 रुपीज़, विच इज़ नेग्लिजिबल, राइट। बिकॉज अगर आप देखें, अगर आप एक एंगल देखें, FY24 में जो इन्फ्लेशन थी वो 19% थी एवरेज, और FY25 में इन्फ्लेशन वाज अबाउट 9%। सो अगर इसको आप क्यूमुलेट भी करें तो तकरीबन आपका 28% बनता है जो मिलना चाहिए था, और टोटल जो मार्जिन इनको मिला है वो 15% मिला है, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ और दे वो एक्सपेक्टिंग। सो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट तो और वो भी पूरी तरह से अभी नहीं मिलेगा, हाफ एंड हाफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ बिग स्टोरीज थी, और उसमें एक चीज़ और अच्छी हुई है रिगार्डिंग रेको डिक प्रोजेक्ट। US एग्जिम बैंक ने अप्रूवल दे दी है अबाउट $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग की फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो ये भी एक अच्छी खबर हमने देखी। अच्छा, इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए थर्सडे को, और उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम देखें तो नवंबर 2025 में ऑटो सेल्स वर एट 15,442 यूनिट्स, विच इज़ अप 52% ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा 11% की कमी हुई है। और ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स सीजनल भी है, आपको पता है साल ख़त्म हो रहा होता है, लोग जो नई गाड़ियाँ लेते हैं फिर वो वेट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है अब 2026 की मिले, तो इसलिए भी हम देख रहे हैं कि नवंबर में सेल्स थोड़ी नीचे है, और दिसंबर में भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सेल्स थोड़ी सी कम होंगी। और अगर हम इस फिस्कल ईयर के पहले 5 महीने के नंबर्स देखें ऑटो सेल्स के, तो अब 75,042 यूनिट्स तक पहुँच गए हैं नंबर, विच इज़ अप 48% ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, और मंथ ऑन मंथ जो हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, हमने पहले भी मेंशन करा, अगर आप 5 महीने देखें तकरीबन 80,000 यूनिट्स बेचती हैं टोटल जो आपकी सेल्स हुई, तकरीबन 15 साढ़े 15,000 और मंथली बेसिस आता है। आई थिंक जो की रीजंस है फॉर रोबस्ट नंबर्स वो यही है कि आपकी स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी की, और इंटरेस्ट रेट आपके जो 22% थे वो 11% आ गए। और दूसरा एक अच्छा रही कि आप देख रहे हैं जो SUV की सेल्स है, आप बायर्स हैव मोर ऑप्शंस अवेलेबल, और ये भी हमने देखा है कि डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट अपने आपकी पॉलिसीज निकाली हैं, स्कीम्स निकाली, जिसकी वजह से आपकी जो इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम्स है वो काफ़ी बेहतर हो गए और लोगों को इंटाइस कर रहे हैं फॉर लीजिंग आउट डिफरेंट कार्स। अच्छा, ये जो नंबर्स आए हैं इसमें से क्या लग रहा है जो हम यूजुअली डिस्कस करते रहते हैं? आई थिंक जो आपने SUVs की बात की, अब लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। साजगार हमने देखा इसलिए इस हफ्ते नीचे भी रहा है, तो अब SUVs में कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड, वो पैसेंजर कार्स हो या ट्रक्स हो या बसेज हो, हमने इसमें डिक्लाइन देखकर आपने रीज़न मेंशन कर दिया है कि मेन रीज़न जो है वो डेफोमेंट ऑफ कार परचेजेस हैं या व्हीकल परचेजेस हैं, बिकॉज लोग वेट करते हैं, और हो सकता है जो अगला महीना और दिसंबर का वो हम और डिक्लाइन देखें। देखिए, जहाँ तक SUVs की सेल या साजगार के नंबर्स की हम बात करें, हमने देखा है कि डिक्लाइन तो हमने देखा है मंथ ऑन मंथ,
और मगर जो प्रोडक्शन ऑन द हाई साइड हुई है। आई थिंक ये चीज़ हमने देखी है कि अभी हवल जो है आपकी उसमें उसका मज़ीद कंपटीशन आ गया है इन द फॉर्म जेको एंड ओमेडा। सो हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपटीशन और इंटेंस हो सकता है और फिर देखना पड़ेगा कि साजगा की जो हाई नंबर है तकरीबन 12.5 साढ़े 1300 के नंबर्स वो कहाँ तक रहते हैं गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक जहाँ तक अगर आप बाकी देखें, देखो कार्स तो आपकी डिक्लाइन हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस में, बट अगर आप ट्रैक्टर्स के नंबर देखें, हमने लास्ट मंथ भी जिक्र करा था ट्रैक्टर्स के नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। उसमें जो की रीज़न ये है कि पंजाब की जो ट्रैक्टर स्कीम है वो तकरीबन 20,000 ट्रैक्टर्स की है और वो इन स्टैगर्ड बेसिस पे गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है अमाउंट, तो उसका हम देख रहे हैं कि इसमें इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जहाँ तक आप टू व्हीलर्स की बात करें, स्पेशली एटलस होंडा, हमने लास्ट महीने देखा था कि इसका रिकॉर्ड हाई नंबर था और इस महीने भी उसने वो नंबर मेंटेन करा है। सो जहाँ हम परचेजेस देख रहे हैं व्हीकल्स की डिक्लाइन हो रही है, पर आई थिंक कुछ चीज़ नेगेटिव नहीं है। अगर आप मंथ और मंथ नंबर देखें तो तकरीबन 48-50% का इंक्रीज़ है। सो येस वी एक्सपेक्ट इवन दिसंबर कैन बी अ स्लो नंबर और जैन में देखेंगे कि हम वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट ग्रोथ ओवरऑल। राइट, तो एटलस होंडा की जो बात की शबाज ने 140,000 जो थी टू व्हीलर्स जो उनकी मोटरसाइकिल्स हैं वो उन्होंने पिछले महीने ही बेची थी, यानी कि अक्टूबर में, और नवंबर में भी 140 का ही नंबर आया है। तो फ्लैट हमने देखा है कि सेल्स रही हैं, बट ऑफ कोर्स 140 का नंबर भी इज़ वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, मूविंग ऑन, इस हफ्ते रेमिटेंसेस के भी नंबर्स आए हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नवंबर 2025 में रेमिटेंसेस वर एट 3.2 बिलियन US डॉलर्स, विच इज़ अप 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और डाउन 7% मंथ ऑन मंथ। और अगर हम इस फिस्कल ईयर के पहले 5 महीनों के नंबर्स देखें तो रेमिटेंसेस अब 16.15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, विच इज़ अप 9% ईयर ऑन ईयर। तो थोड़ा सा ड्रॉप है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, बट आई थिंक एज फार एज आप 3.2 बिलियन डॉलर्स कि रेमिटेंसेस महीने की करें, इट्स गुड। देखिए, जहाँ तक रेमिटेंस की आप बात करें, नंबर्स तो बहुत रोबस्ट सारे हम देख रहे हैं। पिछले 5 महीने में जो एवरेज नंबर है रेमिटेंस का तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर्स है, जो आपकी मंथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी 9% है और 5 मंथ की ग्रोथ भी 9% है। अगर आप गवर्नमेंट का टारगेट देखें वो तकरीबन 40 अरब डॉलर्स का है रेमिटेंसेस का, और हमें लग रहा है कि ये नंबर्स कंफर्टेबली हम अचीव कर लेंगे। और आई थिंक हमें ये बात देखनी, हमें गौर करनी है कि स्पेशली इन द मंथ ऑफ जो आपके दो ईद के मंथ्स आते हैं, जो आपके रमज़ान के बाद नंबर आएगा, वह नंबर काफ़ी इन द रेंज ऑफ 4 बिलियन डॉलर सकता है। सो अगर आप एवरेज कर लें, इसी नंबर को एवरेज कर लें, तो पूरे 12 महीने की एवरेज अब तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स बन जाता है। और आप 2 महीने के नंबर्स अगर ऐड कर दें रमज़ान के या ईद के बाद के नंबर, तो तकरीबन एडिशनल 1 बिलियन डॉलर आ सकता है। तो पूरे साल में आपके शुड बी इन द रेंज ऑफ 40 बिलियन डॉलर्स ओवरऑल। आई थिंक एक और इसमें इंपॉर्टेंट एंगल आप देखें, मैं यहाँ जिक्र कर दूँगा, अगर रेमिटेंसेस देखें 40 अरब के हैं, तो अगर आप GDP का 10% है, अगर आप कोई भी इकॉनमी देख लें इन रीजनली, तो ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप रीजनली देखें तो यही नंबर तकरीबन 5 से 6% ऑफ GDP होता है। सो येस वी नो कि रेमिटेंस का नंबर बहुत बड़ा सपोर्ट है टू आवर एक्सटर्नल बैलेंसेस गोइंग फॉरवर्ड, और रहेगा। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने गेस्ट से बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। आज हमारे मेहमान हैं मुस्तफ़ा मुस्तनसिर, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट टॉरस सिक्योरिटीज़। मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मुस्तफ़ा, आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, आपने भी अगले साल की अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो निकाल दी है और इंडेक्स का टारगेट भी आपने सामने रख दिया है, और वो है 206,000 2,06,000 का दिसंबर 2026 का। तो मुझे बताइए कि जो आप इतनी तेज़ी देख रहे हैं मार्केट में इन द नेक्स्ट 1 ईयर, तो उसमें की ट्रिगर्स कौन से होंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम ओवरऑल जो अभी सिनारियो बिल्डअप हो रहा है, स्पेशली जो एक मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी हम देख रहे हैं, स्पेशली जो डिमांड साइड पे हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि जो डिमांड में अपटेक होगा तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, स्पेशली जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है अच्छा मतलब बिल्डअप नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन के टर्म्स में भी और अर्निंग्स के टर्म्स में भी।
इसके साथ साथ अगर हम वैसे ही देखें अगर तो मार्केट के अंदर जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर है तो वो भी हमें लग रहा है कि लाइमलाइट में रहेगा। उसके अंदर स्पेशली काफ़ी सारे अच्छे न्यूज़ फ्लोज़ हैं जिसमें सर्कुलर डेट की जो सेटलमेंट्स हो रही हैं उसका इम्पैक्ट हमें प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। प्लस ये कि जिस तरह से उनकी जो रिकवरीज़ बेहतर हो रही हैं और रिसीवेबल्स नीचे आ रहे हैं, कैश फ्लो पोजीशन बेहतर हो रही है। इसी के साथ साथ जो हमें रेकोडिक के फ्रंट पे और फिर जो दूसरे वेंचर्स में जो लोग काम कर रहे हैं जिसमें अबू धाबी की एक्सप्लोरेशन है, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन है, फिर डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं, माइनिंग में जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं स्पेसिफिक कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो उनसे भी जो इंक्रीमेंटल फ्लोज आएंगे वो अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम देख रहे हैं कि जो फोर्स कर्टेलमेंट का जो इशू चल रहा है वो भी हमें लगता है कि जो है इन द सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 वो रिज़ॉल्व हो जाएगा तो सेक्टर के लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑन अ रीजनल बेसिस भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो वैसे हमने हमारी स्ट्रैटेजी में मेंशन दिस कि अगर मल्टीपल्स पे अगर हम प्योरली देखें तो मार्केट जो है इस वक्त वो अपने जो 10 ईयर के एवरेजेस है वो उससे ऊपर जा चुकी है इंडेक्स का लेवल। बट स्टिल अगर हम रीजनली अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा मार्केट जो है अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है एंड दैट इज़ वाई हमें ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो सपोर्ट करेंगे सेंटिमेंट को गोइंग फॉरवर्ड और वो हमें इंडेक्स लेवल के अंदर उसके बढ़ने में भी हमें नज़र आएगा। इसी चीज़ को मैं थोड़ा कंटिन्यू करता जाऊं जो मैं बात कर रहा था कि जैसे लिक्विडिटी के एंगल से भी अगर हम देखें मार्केट को तो वहाँ भी जो है फ्लोज़ आ सकते हैं। स्पेशली जो हमें नज़र आ सकता है कि जो दूसरा एसेट क्लासेस हैं, फिक्स्ड इनकम है, आपके रियल स्टेट है, वहाँ से फ़्लोज़ आ सकते हैं। और हमने ये चीज़ 2025 में देखी भी है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स के जो AUMs थे एक्विटीज़ में तो वो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं और इस वक्त तकरीबन 13 से 14% जो इंडस्ट्री के AUMs हैं वो एक्विटीज़ में एलोकेटेड हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली भी इस चीज़ को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जब भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो होते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के जो AUMs है एक्विटी में वो काफ़ी सब्सटेंशली बढ़ते हैं। और प्रीवियसली जब इंटरेस्ट रेट 5.6% हुआ करता था तो उस वक्त 40% AUMs आपके एक्विटीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड होते थे। तो बिल्कुल हमें जो है इसके अंदर आगे इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली जो लेवरेज का भी सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। जो लेवरेज लेवल्स हैं वो आपके पिछले साल के मुकाबले में अगर हम दिसंबर 24 की क्लोजिंग से भी कंपेयर करें तो मार्केट में लेवरेज ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और उसको सपोर्ट करने वाली जो चीज़ है वो ये कि जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है वो इकॉनमी में नीचे आई है क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% से 11% पे आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें हमें लगता है कि जो है मार्केट को वो सपोर्ट करेंगी, सेंटिमेंट को सपोर्ट करेंगी। एंड हमें फंडामेंटल बेसिस पे जो है 24% का तो इंडेक्स में रिटर्न नज़र आता है और इसके साथ साथ 6% की डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं। एंड दैट मेक्स अप आवर टारगेट रिटर्न ऑफ 30% फॉर नेक्स्ट ईयर। राइट। अच्छा मुस्तफ़ा, आपने जो ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात की है और यहाँ अगर मैं अब थोड़ी सी एक बिल्ड करूँ केस के इट्स अबाउट टाइम कि हम हिस्टोरिकल मल्टीपल को छोड़ें और क्योंकि हमने आई थिंक हिस्टोरिकली अपना खुद मार्केट का मल्टीपल बहुत लो रखा हुआ है और अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, इवन द जियो पोलिटिकल सिनारियो का अगर हम देखें तो इट्स हाई टाइम कि हम अपनी मार्केट का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है उसको बढ़ाएं ताकि हमारी मार्केट अट्रैक्टिव हो और नई लिस्टिंग्स भी आएँ। दूसरी ये बताइए बात कि जो 206,000 का आप टारगेट दे रहे हैं फॉर दिसंबर 2026 तो उस वक्त मार्केट का मल्टीपल कितना होगा? देखिए उस वक्त मार्केट का जो मल्टीपल है वो अगर हम करंट लेवल से अगर हम देखें, जैसे अभी इस वक्त मार्केट का जो फॉरवर्ड PE है वो तकरीबन जो है 8 के करीब है। तो यहाँ से आप 30% लगा लें तो यू विल रीच द टारगेट PE फॉर द मार्केट देन। और ऑब्वियसली बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिस तरह के अभी हमारे मल्टीपल्स जो चल रहे हैं मार्केट में वैल्यूएशंस नज़र आ रही हैं राइट, तो इट डजंट मेक सेंस टू लुक एट द हिस्ट्री कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, बट नाउ वी नीड टू फैक्टर इन द थिंग्स जो अभी तक प्राइस इन नहीं हुई हैं। And that is the title of our strategy as well, that all positives are yet to be priced in. And और जो हमारा जो ये टारगेट रिटर्न जो हम देख रहे हैं 30% का, it's purely based on the fundamental story.
हमने इसमें मल्टीपल्स को कोई वेटेज नहीं दिया है, हमने जो है टारगेट प्राइसेस को और जो अर्निंग्स ग्रोथ हम देख रहे हैं इंडेक्स में, इन दोनों को इक्वली वेटेज दिया है 50%, एंड दैट इज़ हाउ वीव रीच्ड आवर इंडेक्स टारगेट ऑफ 206,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। मुस्तफा, अगर आप देखें आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट ईयर तकरीबन आई थिंक 8% आपने हमने मेंशन करी रिपोर्ट के अंदर, तो थोड़ा सा अगर बाइफिकेट करेंगे 8% तो ओवरऑल ग्रोथ है, अगर आप सेक्टर वाइज देखें कि कहाँ आपकी डबल डिजिट ग्रोथ है और कहाँ सिंगल डिजिट है और कहाँ नेगेटिव ग्रोथ है, ये ज़रा बता सकते हैं आप? श्योर। अगर हम इस 8% में से बैंक्स और ENPs को अगर हम निकाल दें तो इंडेक्स की तकरीबन 25% जो है अर्निंग्स ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं। इसमें अगर मैं सेक्टर वाइज लेके चलूँ तो बैंक्स में हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ विल बी फ्लैट, और हमारी यूनिवर्स कंपनीज़ की अगर मैं बात करता चलूँ तो वहाँ पे 2% ग्रोथ ही देखते हैं हम बैंक्स में। इसी तरह ENPs के अंदर वी एक्सपेक्ट टू सी अ कॉन्ट्रैक्शन इन अर्निंग्स ऑफ अराउंड 9 to 10%, जिसमें एक तो प्रोडक्शन कर्टेलमेंट्स का इशू है, फिर इसके साथ साथ जो रियलाइज प्राइसेस है वो भी हमें रिलेटिवली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कम होंगी, प्लस ये कि डीवैल्यूएशन भी ऐसी कोई खातिर खा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो भी एक ट्रिगर है। एंड ऑल्सो कि आपकी जिस तरह से एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, रॉयल्टी चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक दोज वुड कीप द अर्निंग्स इन चेक। बाकी जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर है वहाँ वी सी अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल तकरीबन 14% की नेक्स्ट ईयर। उधर जो है ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट अपटिक इन वॉल्यूम्स। इस साल हमने देखा कि थोड़ा वॉल्यूम सफ़र किया ड्यू टू फ्लड्स, और जो कुछ हमने थोड़े बहुत इश्यूज़ देखे इन द सपोर्ट प्राइसेस को लेके, वीट क्राइसिस था, ये था, तो कुछ फार्म इकनॉमिक्स इस साल थोड़े वीक थे, क्लाइमेट की भी सिचुएशन थी, और तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की थोड़ा सा ऑफ टेक्स जो है अफेक्ट हुए। नेक्स्ट ईयर वी सी देम रिकवरिंग, तो वहाँ से भी ग्रोथ आएगी। एंड प्लस ये कि सिक्लिकल सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो सीमेंट्स हो गया, स्टील हो गया, ऑटो हो गया, ऑल दीज सेक्टर्स वी एक्सपेक्ट टू सी डबल डिजिट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। और उसके बहुत ही सिंपल ट्रिगर्स हैं। एक तो ये कि डिमांड में जो है हम इंक्रीज़ देख रहे हैं, और वो हमें रनिंग नंबर्स में नज़र भी आ रहा है, राइट। 5 मंथ्स के अगर हम देखें सीमेंट के डिस्पैचेस तो उसमें 12% की ग्रोथ ऑलरेडी है। इसके साथ साथ जो है हमें ये भी चीज़ दिख रही है कि रिटेंशन प्राइसेस जो है देर होल्डिंग ऑन, और उसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आ रही है, बिकॉज कंपनीज जो हैं वो अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, प्लस देर ऑल्सो इन्जॉइंग द बेनिफिट ऑफ लोअर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस, वो भी कंपनीज़ को अच्छा बेनिफिट कर रही है। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो सीइंग के जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, जिसमें सब्सिडी अनाउंस की है, मार्कअप सब्सिडी है लो कॉस्ट हाउसिंग पे, मॉर्गेज क्रेडिट की जो है सब्सिडी जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने बजट में, जो इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, प्लस जो PSDP की एलोकेशन है, और इसी के साथ साथ पोस्ट विंटर्स हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फ्लड रिलेटेड रिहेबिलिटेशन है उसकी भी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, स्टार्ट होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपके सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को और दूसरे एलाइड सेक्टर्स को बड़े अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ऑटोज़ को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। ऑटोज़ में भी हमने बहुत अच्छा अपटिक देखा है नंबर्स में, और उसमें भी अगेन प्राइसेस आर रिलेटिवली स्टेबल, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं, और इसी के साथ साथ ऑटो फाइनेंसिंग भी जो है वो रिलेटिवली अफोर्डेबल हो गई है, विद इंटरेस्ट रेट्स नाउ डाउन टू 11%। तो कोई डिवैल्यूशन भी नहीं हो रही, तो ये ट्रिगर भी सपोर्ट करेगा डिमांड को। एक और सेक्टर भी जो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, और वो है फार्मा सेक्टर। वहाँ पे वी विल सी कंटिन्यूड ग्रोथ, बिकॉज एक तो ये कि मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं आफ्टर जो गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो डीरेगुलेशन जब से आई है, उसने बड़ा सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। इसके साथ साथ जो आपके APIs हैं उस पर ड्यूटीज़ जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म की है, दैट इज़ बीन ऑल्सो बेनिफिशियल। और ओवरऑल हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे वी नो कि जब भी आपकी पर कैपिटा इनकम बेहतर होती हैं तो मुल्क में आपका जो हेल्थ केयर और फार्मा पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है, राइट। तो वहाँ पे भी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अर्निंग्स ग्रोथ कमिंग इन, राइट जी। अच्छा मुस्तफ़ा, मैं देख रहा था आपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी मेंशन किया है, और उसमें जो टारगेट प्राइसेस दी हैं और टोटल रिटर्न की बात की है डिविडेंड मिला के, तो वो ज़्यादातर स्टॉक्स में 30 to 50% की अपसाइड करंट लेवल से नज़र आ रही है, विच इज़ ह्यूज। वो अगर नहीं भी होती सारे, वो टारगेट है
वो नहीं भी होती है और 20-25% भी अगर यहाँ से रिटर्न मिलता है, दैट इज़ इवन वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टॉप पिक्स 2-3 क्या होंगे, तो आप कौन से मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सेक्टर वाइज चलूँ, जिस तरह का जो हमें प्राइस में इंक्रीज़ और जो हमें रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो सीमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सीमेंट्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, इसी के साथ साथ जो है मेपल लीफ सीमेंट भी जो है वो हमें अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ दूसरा सिक्लिकल अगर हम उठा लें, स्टील सेक्टर को देख लें, तो उसमें मुगल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, ISL है, प्लस ये कि INIL भी जो है हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट ईयर। फिर फार्मा सेक्टर में अगर हम बात करें, तो जो हमारी कवरेज में कंपनीज़ हैं, उसमें दोनों कंपनीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही, परफॉर्मर लग रही हैं, जिसमें AGP है, सर्ल है, राइट। कंज्यूमर साइड पे थोड़ा आ जाएं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में, तो पार्क इलेक्ट्रॉन है, वो भी हमें बड़ा अच्छा स्टॉक लग रहा है, जहाँ पे हमें जो है अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं एक और स्टॉक ऐड करता जाऊँ, ऑल्दो बैंक्स से रिलेटेड हैं, जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ तो नहीं है, बट ये कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रिटर्न जो हम देख रहे हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब एक स्टॉक हो सकता है जो कि विच इज़ अवेलेबल एट गुड लेवल्स राइट नाउ, और उसमें जो है इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जी अच्छा, आपने INIL मेंशन किया, मैं आपकी रिपोर्ट में देखा था, आपने इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ को अल्फ़ा स्टॉक्स में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले तो ये बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि अल्फ़ा स्टॉक क्या है, और फिर इसके रीजंस बताएं क्यों आपने इसको अल्फ़ा में रखा है। श्योर। देखें, अल्फ़ा स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं कि जिन स्टॉक्स पे हमारी सॉफ्ट कवरेज होती है, और जिन स्टॉक्स को हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जिनमें हमें नज़र आ रहा होता है कि इस साल जो है अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, और उनमें कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं जो हमें लगता है कि प्राइसेस को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द करंट लेवल्स, तो हम उन स्टॉक्स को पिच करते हैं। एंड इसमें अब जैसे INL की मैं बात करूं, तो अगर आप इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें, तो आई थिंक तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग आई है इसकी। आप इसको अगर साल पे एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं, राइट, सो यू रीच अराउंड 18-19 रुपीज़ ऑफ अर्निंग, और आप उसको 17 या 18 का मल्टीपल अगर असाइन करते हैं, तो यू ऑलमोस्ट सी कि जो आपका स्टॉक है वो उसकी टारगेट प्राइस करंट लेवल से आपको डबल नज़र आएगी। तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम ये इवैल्यूएशन करते हैं, विच इज़ प्रीटी मच बैक ऑफ द एनवेलप सॉर्ट ऑफ वर्किंग, बट ये कि इट डज गिव यू सम विजिबिलिटी ऑन द प्राइस मूवमेंट as well as the momentum of the stock, so that is why it's our alpha pick. उसमें हमने बात तो कर ली कि अर्निंग्स ग्रोथ क्या होगी नेक्स्ट ईयर के लिए और की ट्रिगर्स क्या होंगे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि की रिस्क क्या होंगी फॉर द मार्केट जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक पाकिस्तान के केस में सबसे पहले जो हमें सबसे मोस्ट क्रिटिकल जो हमें की रिस्क नज़र आता है, वो ये कि जो जियो पॉलिटिकल और स्पेशली जो हमारे बॉर्डर साइड पे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, आई थिंक ये रिस्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जो है अब वो फैक्टर इन होना शुरू हो गई है, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो बॉर्डर पे हालात हैं, स्पेशली जो हमारा वेस्टर्न साइड का बॉर्डर है विद अफ़गानिस्तान, वहाँ पे हालात और सिचुएशन बेहतर हो, मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि जो IMF के जो बेंचमार्क्स हमें सजेस्ट किए हुए हैं, स्पेशली ऑन द फिस्कल साइड जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको हम अचीव करते रहें। जो पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स जो हमें करनी है वो हम करें, उस पर डिलीवरी क्या होती है कम ज़्यादा, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क है। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल मैक्रो सिनारियो में देखें तो पाकिस्तान में एक बड़ा इशू रहा है FDI को लेके। हम समझते हैं कि FDI के जो फ़्लोज़ हैं, अगर वो भी अच्छे नहीं आते तो वो भी एक रिस्क है फॉर द इकॉनमी, बिकॉज आपका टैक्सेशन काफ़ी हाई है, और दिस इज़ समथिंग विच SIFC हैज़ ऑल्सो एक्नॉलेज के मुल्क में जो है टैक्सेस काफ़ी हाई, और इनको कम करना ज़रूरी है ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और मुल्क में इंटरनली भी जो है बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड भी है, जिसके अंदर हमने देखा कि
दिस ईयर वी सीन जिस तरह के फ्लड्स आए, और पाकिस्तान नाउ इज़ रैंक्ड अमंग द कंट्रीज़ विच आर considered most vulnerable in terms of the losses from climate change. तो ये एक आई थिंक एक बहुत बड़ा रिस्क है विच विल कंटिन्यू टू प्रिवेल, एंड गॉड फॉरबिड, बट ऐसी बातें हैं, एंड वी रेड स्टडीज़ एंड इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया कि प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर और उसके आने वाले सालों में हमें और ज़्यादा कुदरती आफात जो है वो देखने को मिल सकती हैं. एंड वी नो राइट अवे कि सिर्फ फ्लड्स की अगर हम बात कर ले तो इट हैज़ अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी एज अ होल. सो दीज आर द रिस्क, मेजर रिस्क दैट वी सी गोइंग फॉरवर्ड. ओके मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. और अब नज़र आते हैं अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे. मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, और ये वैसे तो खैर एक नॉन इवेंट होगा फॉर द मार्केट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टेटस को होगा ऑन इंटरेस्ट रेट्स. इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस रिविजन भी है 15 को. वेंसडे को हबीब शुगर मिल्स के एनुअल रिजल्ट्स हैं, और सेम डे PIB ऑक्शन भी है. थर्सडे को फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा, और फ्राइडे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन या SPI के नंबर्स आएंगे. यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कैंडल टॉक, सो स्टे ट्यून्ड. अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट. आज ही अकाउंट खुलवाएं. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट. आज ही अकाउंट खुलवाएं. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट. आज ही अकाउंट खुलवाएं. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट. आज ही अकाउंट खुलवाएं. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज. और अब वक्त हुआ है कैंडल टॉक का. कैंडल टॉक में हमको शर्जील अहमद ज्वाइन कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज. शर्जील, वेलकम टू द शो. थैंक यू शुजा फॉर इनवाइटिंग मी. ओके शर्जील, पहले हम इंडेक्स को देख लेते हैं. और जो क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते की 1,69,865, ये रिकॉर्ड हाई है. और जो इससे पहले प्रीवियस हाई बना था उसके बाद मार्केट नीचे भी आ गई थी 156 तक. और फिर जो नई रैली बनी है इस पर हमने देखा है कि इंडेक्स मिड वीक में 1,70,700 तक भी ट्रेड हुआ था, और क्लोजिंग भी अच्छी हुई है. नाउ बताइए कि वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग हुई है, और वैसे भी जो हमने देखा है कि इंडेक्स की क्लोजिंग है एट अ रिकॉर्ड हाई, तो ये अब आने वाले दिनों में क्या सजेस्ट कर रहा है टेक्निकली? बिल्कुल, हमने मार्केट में जो आज फ्राइडे के सेशन में जो क्लोजिंग देखी थी वो नियर ऑल टाइम हाइज देखी थी, एंड द क्लोजिंग हैज़ बीन गुड, बट 170,000 के लेवल्स हैव बीन हिस्टोरिकली रीसेंट. अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने की एक्टिविटी को, तो 170,000 के करीब मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो रेजिस्ट करा है. अब अगर हम थोड़ी सी प्रीवियस एक्टिविटी को रिकैप करें, तो हमने ये व्यू शेयर करा था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग, व्हेन इट वाज रीटेस्टिंग इट्स मल्टी ईयर वेज. तो वहाँ से वी वर एक्सपेक्टिंग कि 159-160,000 के लेवल्स के करीब से वी कैन एंटिसिपेट अ बाउंस बैक, और वीकलीज पे हमें वो काफ़ी ब्यूटीफुली जो है वो प्ले करता हुआ नजर आया है. इस सूरत में हमारे जो टारगेट्स थे, बाय द वे, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड नियर द रीसेंट हाइज ऑफ 170,000. अगर हम डेली चार्ट्स में मूव करें तो आपको याद होगा हमारा जो वेव 3 का टॉप था, वी हैव बीन मेंशनिंग इट कि वो हमारा वेव 5 का इनिशियल टारगेट होता है. तो हम वो उसके हाई को एटलीस्ट फॉर वंस जो है वो ब्रीच होता हुआ जरूर देखेंगे. तो हमने इस वेव में ये देखा भी है कि इसने अपने वेव 3 के टॉप को जो है वो ऑलमोस्ट अप्रोच करा है, और इसने ड्यूरिंग द वीक जो है वो 170,000 प्लस का जो है वो हाई डिफाइन करा, और फिर हमने ड्यूरिंग द वीक थोड़ी बहुत करेक्शन देखी. इवेंचुअली इसने थर्सडे के सेशन में करेक्ट करा, और फिर आज के सेशन में अगेन ऑन अ पॉजिटिव नोट क्लोज करा. अब ये 169,500 से लेके 170,000 की जो रेंज है, ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर क्लोजिंग आना मार्केट के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हम देखते हैं कि मार्केट में जो तेज़ी का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहता है, और मार्केट मैनेज करती है 170,000 के लेवल्स को ब्रीच करना, तो फिर हम उस सूरत में देखेंगे कि मार्केट अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकती है टुवर्ड्स इट्स इनिशियल टारगेट लेवल्स ऑफ 173,000 फॉलोड बाय 176,000 के लेवल्स. एंड ऑन द डाउन साइड क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे सपोर्ट रहेगी? ऑन द डाउन साइड हमने ऑफ लेट इस वीक में जो एक्शन देखा है वो ये देखा है कि इसके जो मल्टीपल गैप्स थे जो इसने ट्यूसडे और वेंसडे के सेशन में बनाए थे, वो इसने जो है वो लेटर दिस वीक जो है वो फिल करे. और तो
एज सच शॉर्ट टर्म में कोई वीकनेस नहीं है, कोई गैप नहीं है ऐसा जो इमीडिएट बेसिस पे जो है वो फिल होना रहता हो. However, we do have a support at 167,500. In case if there is any dip in the market, so this can be considered as a buying opportunity. ओके, नाउ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं और सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब को देख लेते हैं. शर्जील, बैंक ऑफ पंजाब ने इस हफ्ते अच्छे वॉल्यूम्स भी दिखाए और क्लोजिंग भी आई थिंक 35 से ऊपर हुई है. तो बैंक ऑफ पंजाब के अब टेक्निकल चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं आपको? आई थिंक सबसे पहले तो अगर हम रिकैप करें बीओपी में जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड ये बिल्कुल हमारा प्रीवियस एनालिसिस है, इसमें भी एक्सपेक्टेड थे कि 32.5 के लेवल्स के करीब इसका एक ओवरऑल वेज था जिसका टॉप था, और दिस हैड टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल. ये हमने लेवल्स वंस ब्रीच होते हुए देखे, तो हमने ये देखा कि उसके बाद फिर इसने वीकली बेसिस पे इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुली सस्टेन करा, और वीक ऑन वीक बेसिस पे 32.5 के नीचे क्लोजिंग नहीं थी. डेली पे अगर हम मूव करें और रीसेंट प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें तो दैट हैज़ बिन क्वाइट एनकरेजिंग. While it has maintained its support of 32.5, we have seen that it has been in a thin consolidation band, जहाँ पे ये 32.5 के करीब अपना बॉटम डिफाइन करता रहा है, and towards the upside it has faced resistance around 36.1. तो अब हमारा व्यू ये है कि 36.1 के लेवल्स के करीब इसका 14 के लेवल्स के करीब टू बी प्रिसाइज इसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा. वंस ये लेवल्स हमें ब्रेक होते हुए नजर आते हैं प्रोबेबली इवन नेक्स्ट वीक, तो फिर हम उस सूरत में देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है और अपने ये 38.9 वाले इनिशियल टारगेट लेवल्स को जो है वो अप्रोच कर सकता है, जो कि इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 40.8. हाउएवर हमारा व्यू अभी भी यही रहेगा कि 32.5 इज अ वेरी मेजर सपोर्ट. इन केस इफ देयर इज एनी डाउनसाइड इन बीओपी तो इट वुड बी लिमिटेड टू 32.5. नाउ नेशनल बैंक ने भी अच्छी मूव दिखाई है. हमने देखा फ्राइडे को 220 से ऊपर काम हुआ, और इसमें भी हमने एक बैंड में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं. आई थिंक 216 और 221 ये इसका एक बैंड नज़र आ रहा है हमको, और काफ़ी अरसे से इसमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है. आप क्या कहेंगे? I think again, recapping the previous analysis that we had on National Bank, previously our view was कि क्योंकि एक पेनेंट में ट्रेड कर रहा था और उसके ब्रेकआउट लेवल के करीब था, तो हमारा जो एनालिसिस था वो ये था कि अगर ये अपने पेनेंट को ब्रेक करता है तो सूरत में जो इसके पेनेंट के थियोरेटिकल टारगेट्स होंगे वो 250 के अराउंड होंगे, और इनिशियल टारगेट वो एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 234. तो 234 के अपने टारगेट्स अचीव होते हुए देखिए भी, फिर इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन, और अब रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड दिस रेक्टेंगल, जहाँ पे ये रिसेंटली अगर आप देखें तो शुजा आपने बिल्कुल सही कहा कि 216 से लेके 220 223 ये रेंज है इसकी. 216 से लेके 223 ऑलमोस्ट ये इसकी रेंज है जिसमें ये कंसोलिडेट कर रहा है. However, all in all ये जो पिछले since स्टार्ट ऑफ नवंबर कंसोलिडेट कर रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है 209 से लेके 223 की रेंज में. तो 223 इसकी इस कंसोलिडेशन रेंज का जो है वो टॉप है. वंस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम देखेंगे कि ये अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स इट्स इनिशियल टारगेट लेवल्स अगेन ऑफ 234, और एग्रेसिव साइड पे जो हमारे नेक्स्ट टारगेट लेवल्स रहेंगे वो 250 के रहेंगे. और शर्जील, ऑन द डाउन साइड हमने देखा है कि चले अभी तो हमने 216 की बात की कि जो इसका बॉटम बनता हुआ नजर आया इस हफ्ते स्पेशली, लेकिन ये इससे भी नीचे ट्रेड ज़रूर हुआ है, ये 212 तक भी गया है. तो अब डाउन साइड पे सपोर्ट, पहली सपोर्ट क्या 216 ही रहेगी, और अगर वो ब्रेक हो जाती है तो फिर आई मीन इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए ट्रेडर्स की अगर हवाले से बात की जाए तो? बिल्कुल, आई थिंक इसमें स्टॉप लॉस जो ये हमारे टारगेट लेवल्स ऑफ 234 फॉलोड बाय 250, तो इसका स्टॉप लॉस उस हिसाब से जो है वो 209 के नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि 209 इज अ मेजर सपोर्ट लेवल फॉर दिस कंसोलिडेशन रेंज. However, हम बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखें तो 216 has been acting as a intraday support since during this week. तो वो ज़रूर हमारी एक इनिशियल वेरी इमीडिएट सपोर्ट रहेगी, बट जो मेजर सपोर्ट है दैट्स अराउंड 209, और हमारे स्टॉप लॉसेस भी 209 के नीचे ही रहने चाहिए. अच्छा, अब हम एक ऐसा स्टॉक ले लेते हैं जो आई थिंक रेकोडिक के जो प्रोजेक्ट है उससे लिंक्ड है, इवन दो कि अभी इसमें टाइम बहुत है, लेकिन ये काफ़ी एक्टिवली ट्रेड भी हो रहा है. और मैं PIBTL की बात कर रहा हूँ. हमें अक्सर कमेंट्स में भी आया कि जी आप पेनी स्टॉक से ही बात किया करें. अब खैर उसको एग्जैक्टली पेनी स्टॉक नहीं बोलेंगे, बट स्टिल लेट्स सी कि PIBTL के चार्ट्स हमें क्या दिखा रहे हैं अब. बिल्कुल, आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टॉक. अगर हम इसको देखें तो इंटरेस्टिंगली इट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग. इट वाज प्रीवियसली ट्रेडिंग इन अ असेंडिंग चैनल जिसको इसने ब्रेक करा था बैक इन सितंबर 2025, एंड ever since it broke this particular channel, we saw कि it gave a good upside, और फिर इसने जब भी बेस डिफाइन करी इस चैनल को रीटेस्ट करते हुए डिफाइन करी. तो अब हमारा इसमें गोइंग फॉरवर्ड ये व्यू है कि इसकी जो एक इनिशियल सपोर्ट रहेगी वो 14.7 के करीब रहेगी, जहाँ पे ये अपने चैनल को अगेन रीटेस्ट कर सकता है. तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द ट्रेडर्स हु look at stocks
टू बाय ऑन डिप, वो 14.7 के लेवल को जो है 14.7 के लेवल के करीब जो है वो PIPTL पे फोकस कर सकते हैं। हाउएवर जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो 16.2 के लेवल्स को जो है वो के करीब इसको जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं अगर वॉल्यूम्स अच्छे रहते हैं, तो क्योंकि इसमें बुलिश मैकडी क्रॉसओवर इज इन प्ले एज वेल। और अगर 16.2 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, इसके सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो उस सूरत में ये 17.5 के इनिशियल टारगेट लेवल्स को जो है वो अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर जो इस बुलिश पेनेंट के थ्योरेटिकल टारगेट लेवल्स रहेंगे वो 19.2 के करीब रहेंगे। और अगर 14.7 ब्रीच हो जाता है ऑन द डाउन साइड, देन नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ होगी? आई थिंक इसमें ये जो इसमें प्ले है, ये प्ले ही है कि या तो इसको बाय ऑन डिप करा जाए या तो इसको ब्रेकआउट पे प्ले करा जाए। अगर ब्रेकआउट पे प्ले करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं नियर 15.8, और अगर हम इसको बाय ऑन डिप पे प्ले करते हैं तो 14.7 की सपोर्ट के करीब इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इस सूरत में 14.7 अगर ब्रेक होते हैं और ये अपने चैनल के अंदर वापस क्लोज करता है, तो उस सूरत में हम अपना स्टॉप लॉस उस सूरत में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए, और स्टॉप लॉस 14.35 14.4 के लेवल्स के करीब हो सकता है। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। सो शहबाज, इस हफ्ते तो हमने अच्छी क्लोजिंग देखी है इंडेक्स की 169,865। अब अगला हफ्ता कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक मार्केट सही लग रही है, मार्केट शुड कंसोलिडेट दीज लेवल्स। अगर आप नेक्स्ट वीक देखें, दो ट्रिगर्स हो सकते हैं। हमने देखा है कि इस बार इस हफ्ते एक ट्रांच रिलीज़ करी है बैंक्स ने टू CPPG, और कोई पेमेंट क्लियरेंस हुई है, तो नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं इसके एनर्जी चेन में, वहाँ वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ पेमेंट्स। जिस तरह पेमेंट्स होते रहेंगी तो वी कैन एक्सपेक्ट सम नोटिस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। आई थिंक एक और पोटेंशियल रूमर्स हैं कि अगर देयर इज potential SP agreement between the Maple Leaf and Pioneer, तो दिस could re-rate the sector। अगर आप देखें रैली कर गया Pioneer, जब उसकी न्यूज़ आई थी एक्विजिशन की, तो तकरीबन 224 रुपये का था, तकरीबन 400 रुपये का हो गया। और अगर आप एंटरप्राइज पर टन पे भी देखें, इट्स अबाउट अबव $60 पर टन पे हो गया। बाकी आप सीमेंट देखें, कुछ सीमेंट स्टॉक्स हैं जो काफ़ी डिसेंट अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। सो आई थिंक पोटेंशियली नेक्स्ट वीक कुड बी गुड फॉर द सीमेंट सेक्टर एंड ऑयल चेन। आई थिंक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो आपने अपने स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं और होपफुली आपने एक लिस्ट बनाई हुई होगी, अपना होमवर्क किया हुआ होगा, वहाँ मार्केट में कोई डिप आती है तो एक्यूमुलेट करें, और ऑन द हायर साइड प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें। मैंने पिछले हफ्ते भी इस पर स्ट्रेस किया था कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और इस हफ्ते अगर मैं PTC की एग्जांपल दूँ, जहाँ पे एक पॉजिटिव खबर आई और हमने शुरू में देखा कि PTC की स्टॉक प्राइस अपने अपर लॉक पे भी गई, जिस दिन ये खबर आई कि PTA ने अप्रूवल दे दी है मर्जर की, टेलेनॉर और PTC की, तो 49.60 के पास ने अपर लॉक हिट किया। नेक्स्ट डे 50.80 का हाई बना, और फ्राइडे को ये फिर दोबारा 45.70 पे भी मिल रहा था। सो ये भी शो करता है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। और ऑफ कोर्स हमने पहले मेंशन किया था कि ये ईयर एंड है फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की तरफ से हम इस महीने काफ़ी सेलिंग देख रहे हैं। इस हफ्ते भी अगर मैं थर्सडे तक का डेटा आपसे शेयर करूं, तो टिल थर्सडे इंश्योरेंस ने $21 मिलियन की सेलिंग की थी। तो जो नज़र आ रहा है कि इवन इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो भी प्रॉफिट टेक कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स को भी चाहिए कि जहाँ पे अच्छे गेंस एकदम से तेज़ी से नज़र आएँ तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। सो ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।